हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज हिस्ट्री बाय सिमरन मतलानी। मेरा नाम है सिमरन और ये वीडियो है महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करने वाले हैं। ये इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है। पहला पार्ट आपको मेरे चैनल पे, ये आप जो प्लेलिस्ट देख रहे हैं इस पे जाकर आप पहला और दूसरा पार्ट देख सकते हैं। खत्म करते हैं इस चैप्टर को तीसरे पार्ट में। मेरे बारे में आप लोग जानते हैं, मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और जीमेल पे आप मुझसे कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। प्लस मैं बहुत जल्द टेलीग्राम चैनल भी लाने वाली हूँ, तो वो भी आपको मैं आपसे शेयर कर दूंगी। डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया है। दोनों वीडियोस जाकर के आप जरूर देखिएगा मेरे चैनल पे। इस वीडियो में खत्म करते हैं ये चैप्टर रोल ऑफ जुडिशरी को समझ के। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि हमारे गवर्नमेंट के ना दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स मैंने आपको बताए थे, वो थे एग्जीक्यूटिव और दूसरा था लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी, एक ऐसी ऑर्गन हमारे सरकार की जो कानून बनाती है। और एग्जीक्यूटिव मैंने जैसे आपको बताया था कि कानून बनाने के बाद उन कानूनों को, उन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट कौन करेगा, तो उसके लिए होते हैं एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और फिर स्टेट में हमारे सीएम और उनके मिनिस्टर्स। लेजिस्लेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट पे होता है हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, हमारी संसद जिसको हम कहते हैं। और फिर होते हैं हमारे स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा। सो ये मैंने इतना तो आपको मैंने बताया था। अब जुडिशरी क्या है ना, वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो इसको क्लियर कर देते हैं। ओके ओके, हो रहा है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एग्जीक्यूटिव दो लेवल्स पे होते हैं, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। क्यों? ताकि पावर डिवाइडेड रहे। मैंने आपको बताया था कि सेंटर पे पावर कलेक्ट नहीं होनी चाहिए, किसी भी एक स्तर पे जो सारा पावर है सरकार चलाने का वो कलेक्टेड नहीं होना चाहिए। इसीलिए जितने भी मैटर्स थे, जितने भी इश्यूज हैं जिन पे आप कानून बना सकते हो और जिन पर आप एडमिनिस्टर कर सकते हो, वो पावर्स जो है डिसेंट्रलाइज किए गए हैं दो लेवल्स पे। और इसके नीचे आपको लोकल गवर्निंग बॉडीज भी मिलती हैं, कि जैसे अपनी म्युनिसिपल काउंसिल वगैरह। ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। जुडिशरी का क्या होता है कि वो टोटली इंडिपेंडेंट होती है और हायरार्किकल होती है, कि उसके अलग अलग स्तर होते हैं, बट पावर को बांटने के लिए नहीं। पहले होते हैं हमारे, मान लीजिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। जैसे जहां मैं रहती हूँ वहां पे हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है कल्याण डिस्ट्रिक्ट। मान लीजिए मैं किसी किसी मुद्दे को लेकर कल्याण कोर्ट में गई और मुझे उनका डिसीजन सही नहीं लगा, मुझे लगता है कि ये दोबारा इसको कंसिडर किया जाना चाहिए, तो मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जाऊंगी हाई कोर्ट। तो यहाँ पे हाई कोर्ट है बॉम्बे, अपने महाराष्ट्र स्टेट का हाई कोर्ट होता है बॉम्बे का। मैं बॉम्बे हाई कोर्ट जाऊंगी वही केस लेके, और वहां पर भी सुनवाई होगी, वहां पे भी ट्रायल होगा। तो अगर मुझे लगेगा कि जो डिसीजन हाई कोर्ट ने दिया है वो भी मुझे लगता है कि अनसेटिस्फैक्टरी है, मुझे नहीं संतुष्टि मिली, तो मैं उनके ऊपर जाऊंगी हमारे देश के सबसे हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वो हाईएस्ट अथॉरिटी है डिसीजन लेने की। इसके ऊपर आप सीधा प्रेसिडेंट के पास जा सकते हो फिर। पर लेकिन मैं यहाँ पे आपको जुडिशरी की बता रही हूँ, तो जुडिशरी में हाईएस्ट कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि न्यू दिल्ली में है। आप इनके पास जा सकते हो और इनके डिसीजन पे फिर फाइनल होता है कि रेयरली, कई बार कुछ केसेस होते हैं जो प्रेसिडेंट तक लेके गए हैं लोग। जुडिशरी, यहाँ पे मैंने जैसे बताया, ये पावर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम नहीं है, बल्कि सिर्फ लेवल्स है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आप डिसीजन से खुश नहीं हो तो आप ऊपर और लेवल्स पर जा सकते हो कि जुडिशरी इन इंडिया हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने का एक इम्पोर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है। किन्होंने? हमारे कोर्ट्स ने। और इन्होंने किस चीज में मदद की है? अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल जस्टिस इन इक्वालिटी। मैंने बताया था सामाजिक न्याय और बराबरी के बारे में, जिससे हम पिछड़े लोगों को, हमारी सोसाइटी के जो सेक्शंस हैं, जो कम्युनिटीज हैं जो पीछे रह गए,
जैसे कि महिलाएं, जैसे कि SC ST कम्युनिटीज, लोअर कास्ट अनटचेबल कम्युनिटीज, और उसके अलावा कल्चरल और लैंग्वेज माइनॉरिटीज जो कि पीछे रह जाते हैं, कि उनको बड़ा उनको उनके तरफ जो हमारा काम है वो है उन्हें अपलिफ्ट करने का, जो कि ये ऑब्जेक्टिव सोशल जस्टिस और इक्वालिटी। इसमें भी जुडिशरी का रोल रहा है कि while interpreting the provisions of the constitution, संविधान में दिए गए प्रावधानों को, संविधान में दिए गए प्रोविजंस को इंटरप्रेट करते वक्त जुडिशरी टेक्स इनटू कंसिडरेशन, किन चीजों को हमारी जुडिशरी, हमारे कोर्ट्स किन चीजों को कंसिडर करते हैं जब आप एक संवैधानिक प्रावधान को इंटरप्रेट करते हो, समझने की कोशिश करते हो, तो किन बातों को कंसिडर किया जाना चाहिए, किन बातों को नजरिए में लिया जाना चाहिए। वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स, बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एंड द इंटेंशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, संविधान लिखने वालों का इंटेंशन, उनकी नीयत। कोई भी प्रावधान जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स यानी कि जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर और उनके बाकी के टीम के मेंबर्स, उन्होंने किस इंटेंशन, किस नियत के साथ कौन सा प्रावधान हमें दिया है, ये नियत को भी कंसीडर करना इंपॉर्टेंट है। और उस कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स को भी हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जुडिशरी इन दिस रिगार्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। देखिए, आपको 2 पॉइंट दी गई है। पहला है द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का बुनियादी ढांचा, और दूसरा है सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजंस, जुडिशरी के कुछ इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट डिसीजंस। जरूर शुरू करते हैं। द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनेमिक। डायनेमिक मतलब बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत डेप्थ है, बहुत कुछ, बहुत सारे एंगल्स, बहुत इन डेप्थ है, बहुत सारे नजरियों से देखा जा सकता है, बहुत अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से उसको पढ़ सकते हैं। ऐसा बहुत ही डायनेमिक सी चीज है कि लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग क्या होता है? आप और हम लिविंग है, क्योंकि आप और हम जीते जागते लोग हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन भी एक जीता जागता डॉक्यूमेंट है। कैसे? आप और हम बदलते हालातों के साथ बदलते हैं या नहीं बदलते? हमारे 4 जनरेशन पहले आप जाओ तो वो, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी पढ़ने के लिए जितनी आपकी और मेरे पास है, बट हमने इवॉल्व किया है और हमने अडाप्ट किया है। अगर हमने अडाप्ट नहीं किया होता तो आप लोग भी यूट्यूब खोल के पढ़ने के बजाय शायद कोई पहाड़ चढ़ के किसी स्कूल पे को स्कूल जा रहे होते पढ़ने के लिए। तो हमने अडाप्ट किया है ना बदलते हालातों के साथ। वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज होता है चेंजिंग कंडीशंस के साथ। और ये चेंज कौन लाता है? ये चेंज लाने का पावर है पार्लियामेंट या हमारी संसद के पास। जैसा मैंने बताया, पार्लियामेंट लॉ मेकिंग बॉडी होती है सेंट्रल लेवल पे, तो सिर्फ सेंट्रल लेवल पर ही संविधान को बदलने की पावर है। स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभा या विधान परिषद के पास ये पावर नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके, उनमें चेंजेस ला सके, नए प्रावधान ला सके। उनका क्या रोल है ये अलग मैटर है, बट यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूंगी। सो द पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक दोस चेंजेस। जुडिशरी ने ये पावर एक्सेप्ट की है। जुडिशरी का क्या करना है? यस, हमें एक्सेप्टेड है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो चेंजेस कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन यहाँ पर एक बट भी आता है। हालांकि हम ये एक्सेप्ट करते हैं, हम मतलब सुप्रीम कोर्ट, हमारी जुडिशरी, हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि संसद के पास कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को चेंज करने की पावर है, पर एट द सेम टाइम्स हम उनकी लिमिटेशंस भी उन्हें बताते हैं। इस पावर की क्या हदें हैं वो भी हम बताते हैं। जुडिशरी ने क्या स्टैंड लिया है कि पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का कोई भी हिस्सा बदल सकती है। वाइल अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को अमेंड करते वक्त, उसमें नए प्रावधान लाते वक्त क्या नहीं कर सकते? दे कैन नॉट
अल्टर, क्या करना? अल्टर करना, चेंज करना। किसमें? बेसिक स्ट्रक्चर में। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन एक घर है, एक जमीन है, जिसके नीचे आपने खोद के एक फाउंडेशन डाली, बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर डाले, एक फाउंडेशन डाली, और उसके बाद आपने उस जमीन के ऊपर घर बनाया। क्या हुआ? फाउंडेशन डालने से आपका जो घर है ना वो मजबूत बनेगा। अगर आप फाउंडेशन नहीं डालोगे ना तो आपका घर नहीं टिकेगा। वैसे ही संविधान है। संविधान एक पूरा, दोनों दोनों हिस्से हैं के घर के। उसमें एक बुनियाद भी है और उसके ऊपर एक घर भी है। हमारी हमारे संविधान में क्या बुनियादें हैं? हमारे संविधान की क्या बुनियाद है? वो है रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हमारी सरकार डेमोक्रेटिक होगी और रिपब्लिक होगी, यानी जो हाईएस्ट अथॉरिटी है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो इलेक्ट होंगे। वो कोई मोनार्क नहीं है, कोई डिक्टेटर नहीं है, इलेक्टेड है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हम हर 5 साल अपनी सरकार खुद चुनेंगे और ये चेंज नहीं होने वाला। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के बुनियाद में है। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल मतलब यूनाइटेड। इंडिया के इस कॉन्स्टिट्यूशन के अगर आप उठा के देखोगे ना तो आर्टिकल 1, पहला आर्टिकल ही कहता है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स का, राज्यों का यूनियन है कि समूह है कि यूनाइटेड है कि, तो वो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। और हमारी जो गवर्नमेंट है वो 2 लेवल्स पर होगी, स्टेट लेवल पर भी और सेंट्रल लेवल पर भी। एक सेंट्रल गवर्नमेंट बैठेगी दिल्ली में और उनके अंदर बैठेगी हर राज्य में एक स्टेट गवर्नमेंट। वो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। वो भी हमारी घर की बुनियाद में गया है, यानी हमारे संविधान की बुनियाद में है, वो नहीं बदलने वाला। प्रमोशन ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। देश में यूनिटी होनी चाहिए, ये प्रमोट होगा ही होगा। यूनिटी, एकता हमेशा प्रमोट होगी। इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, देश की आन बान शान कह सकते हो, इंटीग्रिटी दुनिया में बनी रहनी चाहिए, ये हमेशा प्रमोट होगा, यही हमारा मकसद होगा, ये भी हमारी बुनियाद में है। सोवरेनिटी ऑफ द नेशन। सोवरेन मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी हमारी चुनी हुई है, वो तो रिपब्लिक हो गया। बट वो हाईएस्ट अथॉरिटी के ऊपर कोई भी और देश की गवर्नमेंट अपना डिसीजन नहीं सुनाने का हक रखती। हमारे पास अपनी गवर्नमेंट है और हमारी अपनी गवर्नमेंट का डिसीजन ही लास्ट डिसीजन होगा, ये होती है सोवरेनिटी। जब हम ब्रिटिश रूल के अंडर थे तब हमारे पास ये सोवरेन पावर नहीं थी, लेकिन जब हम आजाद हुए तो हमारे पास ये सोवरेन पावर है कि हमारी ही चुनी हुई गवर्नमेंट का डिसीजन आखिरी डिसीजन होगा। सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मतलब रिलीजियसली पीसफुल। आपको, आपका जो संविधान है देश के हर एक इंसान को ये अधिकार देता है कि वो कोई भी रिलीजन को माने, किसी भी रिलीजन को फॉलो करे, किसी भी रिलीजन में कन्वर्ट हो और किसी भी रिलीजन को प्रमोट करे। ये होता है सेक्युलरिज्म, जिसके तहत देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सबसे सुप्रीम है कि सबसे ऊपर है। आप कल कोई किताब लिख के ये नहीं कह सकते कि चलो अब सरकार इस किताब के हिसाब से चलेगी, नहीं। सरकार चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट देश की किताब होगी कॉन्स्टिट्यूशन, वो सबसे सुप्रीम होगी और वो चेंज नहीं होगी। कि आप चाहे कोर्ट में जाके कह दो कि सर ये बुक ज्यादा बेहतर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, इसमें जो प्रावधान मैंने लिखे हैं उसके हिसाब से अगर सरकार चलाओ तो वो ज्यादा अच्छी होगी, तो वो जुडिशरी एक्सेप्ट नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट आपको कहेगी कि नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे अहम है, सबसे ऊपर है, ये हमारा बुनियादी ढांचा है और बुनियादी ढांचे को नहीं निकाला जा सकता। अब सोचिए, आपके घर में आप तस्वीरें लगा सकते हो, आप पेंट चेंज कर सकते हो, आप फॉल सीलिंग लगा सकते हो, अपना फर्नीचर चेंज कर सकते हो, वो सब चीजें है ना, वो पार्लियामेंट ऐसे मैटर्स हैं जो प्रोविजंस पे अमेंड करके उन्हें बदल सकती है। लेकिन बुनियादी ढांचा, आपके घर की जो फाउंडेशन है, आपके घर की जो प्लिथ है आपके घर में, वो प्लिथ आप नहीं निकाल सकते। वो निकाल कर आप नहीं कह सकते कि मैं दूसरी प्लिथ डालूंगा, नहीं। अगर आपने वो प्लिथ, वो फाउंडेशन निकाल दी
तो छत, सब कुछ, दीवारें, छत वगैरह सब कुछ कोलैप्स होगा। इसीलिए जुडिशरी ने कहा कि आप कुछ भी बदलिए, पार्लियामेंट को हक है, संसद को हक है, आप संविधान में अमेंडमेंट ला सकते हैं, बदलते हालातों के साथ नए प्रावधान ला सकते हैं, पुराने प्रावधानों को डिलीट कर सकते हैं, एब्रोगेट कर सकते हैं, या पुराने प्रावधानों में भी नए चेंजेस ला सकते हैं बदलते हालातों के साथ। लेकिन चाहे देश में कितने ही हालात बदल जाए, आप इन बुनियादी प्रावधानों को नहीं बदल सकते। ये कैसे आया था? ये बात कोर्ट ने कहा कही पता है? ये बात कही थी इस केस में। एक केस था केशवानंदा पार्टी केस। केशवानंदा पार्टी वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला। ये एक सबसे सेलिब्रेटेड, एक लैंडमार्क केस है ये, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत के रिलेटेड लड़ा गया है कोर्ट में। मतलब अगर आपका इंटरेस्ट हो ना पॉलिटिकल साइंस में जानने का और समझने का, तो आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को और अमेंडमेंट पावर को और ह्यूमन राइट्स को आप समझ ही नहीं सकते जब तक आप केशवानंदा भारती केस को नहीं समझते। केस क्या था? मुद्दा ये था कि क्या संविधान, संसद के पास, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी, एनी, देखिए मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से सर्कल कर रही हूँ, एनी पार्ट, संविधान का कोई भी हिस्सा हम लोग संसद को पावर दे देते हैं कि वो कोई भी हिस्सा अमेंड कर सकती है। अगर नहीं कर सकती तो उसकी लिमिट क्या है? लिमिट क्या है पार्लियामेंट की? संसद की लिमिट कहां पर है? उस पावर की लिमिट कहां पर है? कि क्या संसद के पास अनलिमिटेड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे भी बदल दे? अगर नहीं है तो उस पावर की हद कहां पर है? उस ताकत की हद कहां पर है? कि तो बेंच ने 7/6, ये मैं आपको ये नहीं समझाऊंगी, बट बेंच ने क्या किया, क्या क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट लॉ। अमेंड करना एक कानून नहीं है विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। ये भी आपको मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी, बेसिक बात पे आती हूँ। दैट नो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का कोई भी पार्ट इंक्लूडिंग पार्ट 3 है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35, जो कि है हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे माननीय अधिकार, उनको, हमारे फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। बियॉन्ड मतलब उनके पावर के बाहर, बियॉन्ड संसद के अमेंड करने की ताकत, पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर के बियॉन्ड यानी बाहर, उनके दायरे के, उनके पावर के दायरे के बाहर है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनको एब्रोगेट नहीं कर सकती, चाहे वो संवैधानिक अमेंडमेंट ही क्यों ना हो। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है? पार्लियामेंट में एक मिनिस्टर ने कहा कि मैं ये प्रपोजल रखता हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में ये प्रोविजन, ये प्रावधान होना चाहिए। वो प्रावधान पर डिस्कशन होता है संसद में, फिर वोटिंग की जाती है, देखा जाता है कि उनको वोट्स मिलते हैं या नहीं, उस प्रपोजल को वोट मिलता है या नहीं। अगर मेजोरिटी वोट्स मिलते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो वो पास हो जाता है। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा केशवानंदा पार्टी केस में, कि चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों ना हो, चाहे वो प्रपोजल, वो प्रोविजन पूरे प्रोसीजर से क्यों ना गया हो, वो पूरा प्रोसेस उसमें क्यों ना हुआ हो, लेकिन फिर भी वो इलीगल रहेगा, वो असंवैधानिक रहेगा। बेसिक ढांचे को कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं बदला जा सकता। अगर कोई कहे मिनिस्टर की अब हम, हमारे यहाँ पे रिपब्लिकन नहीं होगी, अब मोनार्की होगी, के या हम डेमोक्रेसी को नहीं मानते, अब हम लोकशाही को नहीं मानते, लोक सत्ता को नहीं मानते, अब हम देश में डेमोक्रेसी के बजाय डिक्टेटरशिप चलाएंगे या मोनार्की चलाएंगे, तो वो नहीं होने वाला, क्योंकि वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है और वो नहीं बदलेगा। अब बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर क्या क्या आएगा, जैसा मैंने कहा, ये चीजें तो हैं कि रिपब्लिकन, डेमोक्रेसी, यूनियन वगैरह ये सब तो है, बट कोर्ट ने उस वक्त क्या कहा था कि केस टू केस ये डिसाइड होगा कि संविधान का बुनियादी ढांचा क्या है। कि सो ओवर द टाइम, केस टू केस ये डिसाइड हुआ कि रिपब्लिक और डेमोक्रेसी हमारा बुनियादी ढांचा है, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर हमारा बुनियादी ढांचा है। ओवर द टाइम और केसेस होंगे, उसके तहत हमारे जजेस क्या चीजों को नजर में रख के, कि
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और हमारे मेकर्स जो हैं उनकी इंटेंशन क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वालों की नीयत क्या थी। तो इन चीजों को नजर में रखते आज भी और आने वाले कल में भी हमारी जुडिशरी, हमारे सुप्रीम कोर्ट्स जो हैं वो आगे भी डिसीजन लेंगे कि क्या चीज है जो हमारा बुनियादी ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन का, और कौन सा बुनियादी ढांचा नहीं है। अगर नहीं है तो पार्लियामेंट उसको अमेंड कर सकती है। Significant judicial decisions. The protection provided to the citizens by fundamental rights. सिटीजन्स को, नागरिकों को एक सुरक्षा मिलती है फंडामेंटल राइट्स के जरिए, जो कि मैंने आपको बताया ना, पार्ट 3 आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। इसके अंदर आपको इक्वालिटी, इसके अंदर आपको फ्रीडम, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, फ्रीडम टू लर्न एनीथिंग, किसी भी चीज, कोई भी एजुकेशन, कोई भी एम्प्लॉयमेंट वगैरह, ऐसा बहुत सारे फ्रीडम्स हैं, बहुत सारी आपको राइट्स हैं, बेसिकली आपके अधिकार हैं जो आपको दिए गए हैं। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग अधिकार आपको पता है कौन सा है? वो है आर्टिकल 32 वाला। इसके तहत क्या कहा जाया जाता है कि ये आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 31 तक जितने भी आपको राइट्स है ना, 14 मैंने क्यों कहा, 12 और 13 है ना, वो एक डेफिनेशन आर्टिकल्स है। 14 से आपके रियल राइट्स शुरू होते हैं। सो 14 से लेके जो भी आपको राइट मिले हैं, जो भी आपके अधिकार हैं, आर्टिकल 32 क्या कहता है कि अगर आपका कोई भी अधिकार आपसे छीना जा रहा है, आपको आपको कोई कहे कि आपको हम यहाँ पे पढ़ने नहीं दे सकते क्योंकि आप, मान लीजिए लेट्स से कि आप किसी पर्टिकुलर धर्म को मानते हो या किसी पर्टिकुलर कास्ट से आते हो, और आप जाते हो किसी इंस्टीट्यूशन में कि भाई मेरे को यहाँ पे ज्वाइन करना है, मेरे को पढ़ना है, ये मेरा क्वालिफिकेशन है, मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए क्वालिफाइड हूँ। क्वालिफिकेशन चाहिए या नहीं? आप 10th पास करोगे तभी आपको 11th में एडमिशन मिलेगा, तभी आपको 12th में एडमिशन मिलेगा। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है। आपने कहा कि मेरे पास ये एलिजिबिलिटी है, मैं काबिल हूँ, मैंने 10th पास कर लिया, मेरे को 11th में इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। कॉलेज ने कहा नहीं, आप इस धर्म को मानते हो, आप इस जाति से आते हो, या आप औरत हो या आप आदमी हो, हम आपको इन बेसिस पे एडमिशन नहीं दे सकते। आपके पास एक राइट है, फ्रीडम, आपके पास एक राइट है, राइट टू इक्वालिटी एंड फ्रीडम टू एजुकेशन। आपके पास राइट है पढ़ने का भी, और आपके पास राइट टू इक्वालिटी है, यानी कि कोई भी कॉलेज या कोई भी अथॉरिटी आपसे भेदभाव नहीं कर सकता। आपसे अगर भेदभाव किया गया है तो आप आर्टिकल 32 के तहत कोर्ट में जाओ और बताओ कि मेरा ये राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी है वो ब्रीच हुआ है। मुझे इस कॉलेज ने सिर्फ मेरे जेंडर या मेरे कास्ट या मेरे रिलीजन की वजह से एडमिशन देने से मना किया। मैं उनकी क्राइटेरिया, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतरा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं अनपढ़ हूं और अचानक से जाके बोलूं तो वो तो मना करेंगे, ठीक है आपके पास तो क्वालिफिकेशन ही नहीं है एडमिशन लेने की। पर उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया है जो कि आर्टिकल 17 के अंदर प्रोहिबिटेड है। उन्होंने इनइक्वालिटी दिखाई है, राइट टू इक्वालिटी है, आपको आजादी है कि वो प्रोहिबिट हुई है कि राइट टू इक्वालिटी, तो आप कोर्ट जा सकते हो। ये आर्टिकल 32 कहता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आर्टिकल 32, मुझे लगता है आर्टिकल 32 आप कह सकते हो हमारा बुनियादी ढांचे में आता है, फंडामेंटल राइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है ये कोर्ट में जाना। क्यों? तो यही आपका पहला सेंटेंस है कि जो प्रोटेक्शन, जो सिक्योरिटी हम नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स की वजह से मिली है ना, वो और भी ज्यादा मीनिंगफुल हो गई है उन डिसीजंस की वजह से जो हमारी जुडिशरी ने लिए। ये भी तो जुडिशरी ने डिसीजन लिया ना। क्या डिसीजन लिया कि पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स पार्लियामेंट की हद के बाहर है कि अमेंड करना। तो क्या हुआ इससे, हमें जो राइट्स मिले हैं, हमें जो प्रोटेक्शन मिली है फंडामेंटल राइट्स की वजह से, वो और मीनिंगफुल हो गए ना। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो हमें राइट्स दे दिए, लेकिन जुडिशरी के डिसीजन की वजह से वो और स्ट्रांग हो गए। Some of the important subjects on which the court has given judgment, ऑलमोस्ट हर कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स के हर एक एस्पेक्ट पर जुडिशरी ने कोई ना कोई, कभी ना कभी कोई ना कोई जजमेंट दिया है। जैसे कि बच्चों के अधिकार,
अब 14 साल के छोटे जो है, 14 साल से जो छोटे हैं, उन्हें आप हैजार्डस जॉब्स में नहीं एम्प्लॉय कर सकते, जैसे माचिस की फैक्ट्री या पटाखों की फैक्ट्री। तो वहां पे आप 14 साल से जो छोटे हैं उनके उन्हें आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते। राइट टू एजुकेशन, जो भी 14 साल तक के बच्चे हैं या 12 साल तक के आई थिंक बच्चे हैं, मुझे याद नहीं आता बराबर कभी कभी, बट ये है कि राइट टू एजुकेशन इन्होंने इंट्रोड्यूस हुआ। फिर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, माननीय अधिकार, प्रोटेक्शन ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन, औरतों के ऑनर एंड डिग्निटी, उनकी इज्जत के जो उनके हक है, उनके प्रोटेक्शन उनकी जो होनी चाहिए, उससे रिलेटेड जजमेंट्स दी हैं। इंडिविजुअल फ्रीडम, आपकी इंडिविजुअल आजादी, आपको आजादी है पढ़ने की, आपको आजादी है नौकरी की, आपको आजादी है कोई भी बिजनेस करने की, आपको पूरी आजादी है कहीं पे भी रहने की, कुछ भी करने की आपको आजादी है, लेकिन लिमिटेशंस होती हैं। देखिए, फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स आपको देते हैं, लेकिन एक लिमिट में। लिमिट क्या है कि आपको आजादी है, आप कुछ भी जॉब कर सकते हो, लेकिन आपकी लिमिटेशन क्या है कि आपके पास उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप कहो मुझे आजादी है कोई भी जॉब की, तो मैं डॉक्टर बनना चाहूंगी, डॉक्टर बनने के लिए आपको पहले क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आजादी आपके पास है, लेकिन लिमिटेशन क्या है, पहले आप क्वालिफाई करिए, पहले आप पढ़िए, आप एग्जाम दीजिए, ये बताइए कि आप पढ़ी लिखी है, आपके पास नॉलेज है डॉक्टर बनने का। सो इंडिविजुअल फ्रीडम, ये भी कोर्ट में, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, ये कोर्ट में ऐसा डिसीजंस आए हैं कि आपके पास फ्रीडम है, आपके पास फ्रीडम है, बट आपकी रेस्ट्रिक्शन क्या है कि आपके पास मर्डर करने की फ्रीडम नहीं है, चोरी करने की फ्रीडम नहीं है, इन चीजों की आपको आजादी नहीं है। इनफैक्ट आपने अगर किया तो इसकी सजा है कि आपकी आजादी है ना, एब्सोल्यूट नहीं है, एकदम स्वतंत्र, आप कुछ भी करो, किसी को भी मार दिया, किसी को भी, किसी से भी चोरी कर ली, नहीं कर सकते। वो आपकी फ्रीडम में नहीं आता, वो पनिशेबल है। आप नहीं कह सकते कि अरे कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है कि मेरे पास राइट टू फ्रीडम है, कि लिमिटेड है। एंड ट्राइबल एम्पावरमेंट, ट्राइब्स को एम्पावर करने से रिलेटेड भी डिसीजंस लिए गए हैं। कौन सा, कई बार कोर्ट बताता है कि ये जो ज्योग्राफिकल लैंड है, ये जो फॉरेस्ट रीजन है, ये ट्राइबल इलाका है, ये उनके ट्राइब्स को बिलोंग करता है, यहाँ पर आप जाके खेती नहीं कर सकते, माइनिंग नहीं कर सकते, तो उनका हक है वो जमीन, वहां के उस जंगल के रिसोर्सेस जो है वो इस ट्राइब का हक है। जैसे सबसे इंटरेस्टिंग है अंडमान निकोबार का एरिया, वहां के कुछ आइलैंड्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट, जहाँ पे हाथ भी नहीं लगाती, वहां पे लोग नहीं जाते, वो एक पर्टिकुलर ट्राइब को अंडमान की उनको सौंपा गया है कि, तो उनकी एम्पावरमेंट है ना, उनके रिसोर्सेस है उस आइलैंड पे, वो आइलैंड पे जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो जानवर हंट करके खाना हो, चाहे वो एग्रीकल्चर करना हो, चाहे वो फ्रूट्स वगैरह जो वहां पे उगते हैं, चाहे वहां पे जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उस पे ट्राइब्स का हक है। सो वो ट्राइबल एम्पावरमेंट है कि these efforts have made the political process in India more mature, मोर मैच्योर। आप लोग जितने फिफ्थ स्टैंडर्ड में मैच्योर होगे, आज आप उससे थोड़ा ज्यादा मैच्योर हो। हुआ क्या, आपने एफर्ट लिया पढ़ने का, जितना नॉलेज आपको फिफ्थ में था उससे ज्यादा है कि ओवर द टाइम आप ज्यादा मैच्योर हुए हो। जो चीजें आपको फिफ्थ में नहीं समझ में आती थी, 10 साल की एज में नहीं समझ में आती थी, वो चीजें आज आपको समझ में आती हैं। जो चीजें प्री टीन्स में नहीं समझ पाए वो आज समझते हो, यानी कि मैच्योर हो गए हो, ओवर द टाइम ज्यादा समझदार हो गए हो। वैसे ही हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी है, ओवर द टाइम जैसे जैसे एफर्ट्स करते हैं ना, कोर्ट एफर्ट करता है डिसीजंस लेके, आप और हम वोट करके एफर्ट करते हैं, ऐसे पॉलिटिकल प्रोसेस इंडिया का ना और मैच्योर होता जाता है। जैसे जैसे आप लोग समझने लगोगे कि आपके वोट करने में कितनी पावर है, एक वोट बहुत बड़ा डिफरेंस कई बार ला सकता है, आपको कोई आइडिया भी नहीं है। सो जैसे जैसे आप समझोगे, जैसे एफर्ट्स लोगे, वैसे वैसे हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस जो है इंडिया में, पॉलिटिकल प्रोसेस और मेच्योर और समझदारी का और इम्पोर्टेंट होता जाएगा। यहाँ पे एक है, दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, डेमोक्रेसी रिक्वायर्स गुड गवर्नेंस। डेमोक्रेसी का मतलब मैंने आपको बताया, गुड गवर्नेंस क्या होती है,
गुड और बैड, अगर ऑब्वियस बात है कि अगर कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है। बुरी गवर्नेंस क्या हो सकती है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है आपको कुछ नहीं पता, गवर्नमेंट ने क्या किया कोई पता नहीं, सीक्रेटली काम करती है गवर्नमेंट, ये एक बुरी बात है। गुड गवर्नेंस की क्या प्रैक्टिसेस होती है, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। आपने सरकार तो चुन ली डेमोक्रेसी से, बट वो सरकार क्या कर रही है अगर आपको पता नहीं है तो वो सरकार अच्छी नहीं, वो गवर्नेंस अच्छी नहीं है। अच्छी गवर्नेंस का क्या फीचर है, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल। अकाउंटेबल कैसे, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना, राइट टू इंफॉर्मेशन। आप एक आरटीआई डालिए अपने लोकल ऑफिस वगैरह के, यहाँ पे आपके होंगे, वहां पे आप जाओगे आरटीआई के लिए कि मुझे आरटीआई फाइल करना है, मुझे जानना है कि मेरे घर के यहाँ जो सड़क है वो कब बनेगी, क्यों नहीं बनी है, ये सब मुझे जानना है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला है, क्या टेंडर था, क्या कॉस्ट था, क्या मटेरियल यूज होने वाले हैं, क्या फाइल हुआ है, क्या नहीं हुआ है, मुझे सब जानना है। अकाउंटेबल, आप जाके क्वेश्चन कर सकते हो गवर्नमेंट से और वो आपको जवाब देगी। वही वैसा ही है रिस्पॉन्सिव, आपने जो सवाल पूछा और गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स दिया। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, काम करने में एफिशिएंसी होनी चाहिए। आप कोई भी काम करिए आपका काम एफिशिएंट होना चाहिए। और उसके बाद ट्रांसपेरेंसी इन वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेंट, जिससे मैंने बताया था ना, ग्लास का डोर होता है जिसके आर पार आप देख सकते हो, लेकिन दीवार होती है वो ओपेक होती है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, उसके आर पार नहीं देख सकते। तो गवर्नमेंट का काम भी ना ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए। गवर्नमेंट क्या कर रही है ये आपको दिखाई देना चाहिए, उनका काम सीक्रेटिव नहीं होना चाहिए। जस्ट, जस्ट मतलब जस्टिस, बराबरी। एंड ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ऑल इंक्लूड, सबको इंक्लूड करना। आपने सुना होगा ना ऑल इंक्लूसिव प्राइस, इस चीज का ऑल इंक्लूसिव प्राइस मतलब उसमें आपका एमआरपी हो गया, उस पे लगने वाली जीएसटी हो गई, उस पे लगने वाली बाकी सारी टैक्सेस हो गई, तो वो ऑल इंक्लूसिव प्राइस किसी चीज का। वैसे ही डेवलपमेंट भी ऑल इंक्लूसिव, यानी कि सोसाइटी के जितने भी और सेक्शंस हैं के, चाहे औरतें हो, आदमी हो, ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट के हो, हर कास्ट, हर रिलीजन, हर जेंडर के इंसान को डेवलपमेंट में इंक्लूजन होना चाहिए। हर एक का डेवलपमेंट बराबरी से होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, यानी बराबरी से होना चाहिए। पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन, लोग बढ़ चढ़कर वोट करते हो तो आप पार्टिसिपेट करते हो गवर्नमेंट में और डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में। फिर प्लीज अंडरस्टैंड, फाइंड आउट द जजमेंट्स गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन द अबाव सब्जेक्ट्स इन रिसेंट ईयर्स एंड डिस्कस देम। कौन से सब्जेक्ट्स पे, बच्चों के राइट्स पे, ह्यूमन राइट्स पे, वुमेन प्रोटेक्शन पे, एंड इंडिविजुअल फ्रीडम पे, एंड ट्राइबल एम्पावरमेंट पे। क्या क्या डिसीजंस कोर्ट ने लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या डिसीजंस लिए हैं रिसेंट ईयर्स में, ये आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो अपना आंसर, अगर आप नोटबुक पे लिखते हो तो आप मुझे फोटोग्राफ्स वगैरह डीएम कर सकते हो, मेल कर सकते हो, या फिर कमेंट्स में आप मुझे लिख सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे मिलेंगे वो मैं आपको कमेंट सेक्शन पे उसकी लिंक वगैरह दे दूंगी, या फिर आपको मेरे जीमेल आईडी पर भी आप चाहे तो मुझे मेल कर सकते हो, उनके लिए मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगी उनके। इन दिस चैप्टर वी टुक अ रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमने ये समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरऑल एक आपको आइडिया दिया गया, और वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, हमारी सरकार डेमोक्रेसी के बेसिस पर कैसे बनती है, कैसे चलती है, ये मैंने आपको पूरी तरह समझाया। इंडियन गवर्नेंस के, इंडियन गवर्नेंस के तीन ऑर्गन्स, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, लेजिस्लेटिव ऑर्गन एंड जुडिशियल ऑर्गन, हमने तीनों देख लिए। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रिंसिपल्स जैसे कि जस्टिस, इक्वालिटी, उनको कैसे प्रैक्टिस में लाया जाए, इससे रिलेटेड मैंने देखा। रिजर्वेशन पॉलिसी है, फिर प्रोविजंस है माइनॉरिटीज के लिए, प्रोविजंस है औरतों के लिए। बहुत सारे चैलेंजेस हैं इंडिया की डेमोक्रेसी को, लेकिन गवर्नमेंट की एक्ट्स एंड पॉलिसीज से सारे प्रॉब्लम्स जो है वो तो खत्म नहीं हुए हैं। कई सारे न्यू प्रॉब्लम्स जो आते हैं वो हम आज भी देखते हैं कि आज भी देखिए बहुत, जैसे यहाँ पे था औरतों का पार्टिसिपेशन सिर्फ 12%, मैंने आपको बताया ना कि हमारे देश की आबादी क्या बस 12% औरतें हैं क्या देश में, नहीं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन कितना है, सिर्फ 12%। तो एक प्रॉब्लम है, औरतें भी उतनी रिप्रेजेंटेड होनी चाहिए। फिर है
न्यू प्रॉब्लम्स हम लोग कॉन्फ्रंट करते रहते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट पीपल इन इंडिया हैव डेवलप्ड अ डेमोक्रेटिक माइंडसेट। आप लोगों का काम है, आप लोग फ्यूचर जनरेशन हो, आप लोगों का काम है कि आपकी जो सोच हो ना वो डेमोक्रेटिक हो पॉलिटिकल मैटर्स में। आपका काम है ये देखना कि आप लोग वोट करें, और अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक से शिफ्ट हो रही है तो आप लोगों का काम है आवाज उठाना, आप लोगों का काम है कोर्ट्स में जाना और ये देखना कि कभी भी ये डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल्स है ना देश के, या इवन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का या जो हमारा कोई भी बेसिक प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ब्रीच ना हो, ये सब करना आपका काम है। आप लोग फ्यूचर जनरेशन है जिनको ये मेंटेन करना है। कि नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे इलेक्शन प्रोसेस इंडिया का। आपके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं जल्दी से। महाराष्ट्र में औरतों के लिए कितने सीट्स रिजर्व है लोकल गवर्नमेंट में? मैंने आपको बताया था 50%। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस क्रिएटेड अ फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर वुमेन? औरतों के लिए इनमें से क्या है? आरटीआई तो ट्रांसपेरेंसी के लिए हो गया, फूड सिक्योरिटी भी नहीं, नन ऑफ द अबव भी नहीं, डॉवरी डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज लेना और देना प्रोहिबिटेड है। एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि हर किसी इंसान को जो 18 साल के ऊपर है उनको उनके पास राइट है वोट करने का। इनमें से क्या सही है और क्या गलत, और उसका रीजन बताइए। इंडियन डेमोक्रेसी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। यस इट इज ट्रू। कैसे? आपको यहाँ पे आंसर है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स कंपेयर टू एनी अदर डेमोक्रेटिक नेशन। किसी भी और डेमोक्रेटिक नेशन के कंपेयर में हमारे यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर, सबसे ज्यादा नंबर है वोटर्स के। सो यस, इन दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया। सीक्रेसी इन वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट हैज इंक्रीज ड्यू टू आरटीआई। नहीं, आरटीआई की वजह से सीक्रेसी इंक्रीज नहीं हुई है, सीक्रेसी डिक्रीज हुई है, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हुई है। कि नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज लिविंग डॉक्यूमेंट। मैंने आपको बताया ना लिविंग डॉक्यूमेंट है। यस ट्रू। क्यों? क्योंकि वो एडाप्ट करता है, चेंज करता है अपने आप को चेंजिंग कंडीशंस के साथ। सो ये आपका आंसर है, आप लोग खुद अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे जैसे आप लोग आंसर्स लिखना शुरू करें ना, आप मुझे डीएम करिएगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन लगता है ना कि इसका आंसर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। प्रोविजंस माइनॉरिटीज के लिए क्या है, रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ सीट्स क्या है, और वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा के ऊपर। तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा पे ये आपको टेबल दी गई है और यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल्स हैं। देन माइनॉरिटीज के प्रोविजन के लिए भी यहाँ पर थोड़ा इरेज कर देती हूँ, नहीं थोड़ा ज्यादा हो गया ये। हाँ, प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज ओके, द गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड, यहाँ से आप लिख सकते हो कि ये सारी प्रोविजंस हैं, कंप्रीहेंसिव प्रोविजन है माइनॉरिटीज के लिए, जिनसे उनका एक्सप्लॉयटेशन वगैरह बचाए रखें और उन्हें भी इक्वलिटी और फ्रीडम मिले। वैसे ही रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की पॉलिसी है यहाँ पे जो मैंने समझाई है, मतलब कुछ सीटें जो उन लोगों के लिए जो डिप्राइव्ड रहे हैं अपॉर्चुनिटी से। ओके, क्या है नेक्स्ट? राइट बेस्ड अप्रोच भी मैंने आपको बताया था कि पहले डेमोक्रेसी को मानते थे कि सिटीजन्स बेनिफिशियरीज हैं, कि एक पॉलिसी है जिसके बेनिफिशियरी हैं, पर अब वो ज्यादा राइट बेस्ड है, यानी कि अधिकार है। डेमोक्रेसी पहले ऐसा माना जाता, पहले जब डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस हुई तो ज्यादा अप्रोच क्या थी कि सिटीजन्स एक पॉलिसी के बेनिफिशियरी हैं, उससे बेनिफिट लेते हैं एक पॉलिसी से, लेकिन अब वो एक राइट है, लोगों का अधिकार है। राइट टू इंफॉर्मेशन, जैसा मैंने आपको बताया, आरटीआई ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने के लिए 2000 में आया था, 2002 में आई थिंक। आप देख लीजिएगा। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रिड्यूसिंग वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18? 18 साल करने का फायदा क्या हुआ? यंगर जनरेशन, हम यंगर जनरेशन को वोटिंग लिस्ट में लाए हैं, यंगर जनरेशन वोटिंग करती है और डेमोक्रेसी का पार्ट बनती है। व्हाट इज मीन बाय एस्टेब्लिशिंग सोशल जस्टिस? सोशल जस्टिस स्टेब्लिश करने का मतलब है उन चीजों को एरेडिकेट कर देना जिससे इनजस्टिस होते हैं और इनइक्वालिटीज होती हैं। के डिसीजंस ऑफ द कोर्ट रिजल्टेड इन प्रोटेक्शन? कौन से डिसीजंस, ये आपको सर्च करने हैं। के आपको यहाँ पे टास्क था ना कि आप ढूंढिए वो डिसीजंस जो कोर्ट ने हाल ही में लिए हैं, सो आपको ढूंढना है और कमेंट्स में बताना है। के
यही था आज का वीडियो। यहाँ पे हमने चैप्टर खत्म किया। इस महीने के हमारे सारे टारगेट्स खत्म हो चुके हैं। इस बारे में आपसे मैं अगले वीडियो में बात करूंगी। आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। अगले महीने भी हम लोग बहुत सारे नई चीजों को सीखेंगे, आगे के चैप्टर्स को पढ़ेंगे। इंस्टाग्राम और जीमेल है। बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम का चैनल भी लाने वाली हूँ, जहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जहाँ पे मैं आपको रेगुलर अपडेट्स देती रहूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। मैं चलती हूँ। बाय बाय।